नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। काशी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नरेंद्र मोदी जब काशी से सांसद बने तब उन्होंने एक बड़ा फैसला किया था। नरेंद्र मोदी जब कोई योजना बनाते हैं, कोई सरकारी स्कीम लाते हैं तो उसके पीछे एक पक्की सोच होती है। और यह सोच उन्हें कहां से मिलती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेरणा एक संत से मिलती है और वो गुरु हैं संत रविदास जी। कल रविदास जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। एक और बात आपको बताते हैं, नरेंद्र मोदी ने तय किया था कि वो काशी में गुरु रविदास जी की पवित्र स्थली को तीर्थ स्थल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री अपना प्रण कैसे पूरा कर रहे हैं उस पर देखिए एक बहुत खास रिपोर्ट। मैंने इस पूरे प्रांगण और गुरु के जन्म स्थान के सुंदरीकरण और उसको विकसित करने की बात आप सबको कही थी। मुझे प्रसन्नता है कि जिसकी मांग आप दशकों से कर रहे थे, जिसकी आवश्यकता यहां महसूस हो रही थी, सरकारें आती गई, बातें करती गई, लेकिन आपकी आशा कभी पूरी नहीं हुई। उसको पूरा करने की तरफ आज एक मंगल कार्य का आरंभ हुआ है, शुभ शुरुआत हुई है। संत रविदास को मानने वाले मोदी के लिए वोट बैंक नहीं, ये प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। नरेंद्र मोदी का ये अगला काशी प्रोजेक्ट है जिसे प्रधानमंत्री पल पल मॉनिटर कर रहे हैं। काशी जाकर भी और दिल्ली के पीएम हाउस में बैठकर भी मोदी इस प्रोजेक्ट की रेगुलर रिपोर्ट लेते हैं। काशी में ये मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको सियासत के चश्मे से देखा जाएगा। मोदी के राजनीतिक विरोधी इसे दलित वोट बैंक की नजर से देखेंगे, मगर जिस काम को कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम मायावती नहीं कर पाए, मौका मिलने पर जिसे अखिलेश नहीं कर पाए, वो काम मोदी कर रहे हैं। ये मोदी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी गूंज यूपी में भी सुनाई देगी, पंजाब में भी सुनाई देगी। यहां के लिए जो बीएचयू से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। 6 साल पहले प्रधानमंत्री ने जो सोचा था और 3 साल पहले काशी जाकर प्रधानमंत्री ने जो कमिटमेंट किया था, उसका बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। संत रविदास मंदिर का सुंदरीकरण और विस्तारीकरण तेजी से हो रहा है। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर के पास ही ये लंगर भवन बनकर तैयार हो गया है। टॉयलेट ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो गया है। हमारा जो लंगर हाल है वो बनके तैयार हो चुका है, हमें सौंप दिया गया है। संत रविदास की जन्मस्थली को डेवलप कराने के लिए मोदी ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 सरकारी संस्थाओं को काम में लगाया। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, वाराणसी विकास प्राधिकरण यानी वीडीए और संस्कृति विभाग की ललित कला अकादमी। सीर गोवर्धनपुर को टूरिस्ट हब बनाने के लिए मोदी ने 15 करोड़ 14 लाख का प्रोजेक्ट शुरू कराया। पहले और अब का फर्क साफ है। संत रविदास की पवित्र भूमि पर आने वाले भक्तों को इसका असर भी दिखने लगा है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ तक हमारे को लाने वाले, इनके असूल, ये हमारे सब कुछ यही है। बढ़िया है, आज तो अच्छा लग रहा है। ये तो रहने के लिए ठीक है, बढ़िया है। इससे कुछ आराम मिलेगा यहाँ आने वाले भक्तों को? आराम ही मिलेगा, इतनी जगह है खुली। बहुत अच्छा लगा जी, सरकार ने बनाया है, बहुत बढ़िया लगा यहाँ की। ये बीजेपी सरकार ने बनाया जी।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बाबा जी के लिए काम किया है जी। एक ये बनाया, एक पंडाल बनाया जी उधर। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी ने कुछ काम किए जी, बहुत काम किए हैं यहाँ पे जी जी। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरु रविदास को भारतीय संत परंपरा के महानतम संतों में से एक मानते हैं। मोदी जब भी काशी जाते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि संत रविदास के मंदिर में जाकर मत्था जरूर टेकें और वहां का लंगर जरूर चखें। संत रविदास जी की जन्मस्थली करोड़ों लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का स्थल तो है ही, और यहां के सांसद के नाते, आपके प्रतिनिधित्व के नाते मेरा ये सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती की सेवा करने का कुछ मुझे भी सौभाग्य मिला है। संत रविदास मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी क्या क्या कर रहे हैं, उसे संक्षेप में समझिए। लंगर हॉल का निर्माण 4 करोड़ 54 लाख, टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण 25 लाख। पहले फेज का ये काम पूरा हो चुका है। सीर गोवर्धनपुर में कंस्ट्रक्शन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। 3 करोड़ 69 लाख खर्च करके ट्रॉमा सेंटर से रविदास मंदिर तक 2 किलोमीटर 350 मीटर सीसी रोड का निर्माण। 1 करोड़ 53 लाख में रविदास मंदिर मोड़ से एनएच रोड तक 12 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण। 1 करोड़ 31 लाख बीएचयू से रविदास मंदिर होते हुए एनएच रिंग रोड तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण। संत रविदास को भगवान का अवतार मानने वाले श्रद्धालु काशी के सीर गोवर्धनपुर पहुंच रहे हैं। वहां भी उनको नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले ये मंदिर बहुत छोटा था, अब ये विशाल प्रांगण में बदल रहा है। संत रविदास में मोदी की आस्था है, इसलिए वो सीर गोवर्धनपुर को बड़े धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डेवलप कर रहे हैं। 1 करोड़ में संत रविदास पार्क का निर्माण और सुंदरीकरण, 30 लाख रुपए में संत रविदास की प्रतिमा तक पैदल रास्ते का निर्माण, 1 करोड़ 20 लाख रुपए में संत रविदास की कांस्य प्रतिमा का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संत परंपरा के बारे में गहरी समझ रखते हैं, इसलिए उन्हें संत रविदास की शिक्षा और भारतीय समाज में उनके योगदान के बारे में अच्छी तरह से पता है। वो रविदास के दोहे और सूक्तियों को बार बार दोहराते रहते हैं। गुरु रविदास की जन्मस्थली प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में ही पड़ती है, इसलिए लाजमी है कि पीएम मोदी रविदास के अनुयायियों को लेकर उस लेवल पर जाकर सोचते और करते हैं जैसा पहले कभी किसी और ने ना सोचा ना किया। और काशी में फिर से नेता भी जुटने वाले हैं। सियासत में फिर ऐसा होगा कि आइडिया नरेंद्र मोदी का हो और क्रेडिट उनके विरोधी लेने लगे। यूपी और पंजाब में चुनाव है, इसीलिए हर बात को सियासत से जोड़ा जाता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि प्रोजेक्ट सोचा तो नरेंद्र मोदी ने था, पैसे भी मोदी सरकार ने दिए थे। लेकिन कल संत रविदास जयंती पर काशी के कार्यक्रमों में हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है। मोदी विरोध की पॉलिटिक्स करने वाले सिलेक्टेड बातें ही आपको बताएंगे, इसीलिए पूरी बात आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। और ये पक्का है, अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने पंजाब में कहा पक्की जीत मिलेगी। और ये पक्का है, अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। मोदी ने यूपी में खम ठोक कर कहा आएंगे तो योगी ही। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। मोदी को जीत का ये पक्का भरोसा कहां से मिल रहा है? वजह क्या है? ये मोदी का सबसे बड़ा कार्ड है। संत रविदास की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए मोदी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मोदी के इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा दलित वोट बैंक शिफ्ट होगा। असर जितना यूपी में दिखेगा उतना ही पंजाब में होगा। कल्पना कीजिए, मोदी, योगी, अखिलेश, मायावती, राहुल, प्रियंका, चरणजीत सिंह चन्नी और अरविंद केजरीवाल, इतने सारे नेता एक फ्रेम में आ सकते हैं क्या? काशी के संत रविदास मंदिर में आने का न्योता सबको भेजा गया है। चन्नी और प्रियंका का आना कंफर्म हो गया है।
बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन संत रविदास मंदिर में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी की ही हो रही है। मोदी पंजाब में होते हैं तो भी संत रविदास को याद करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी से मैं लोकसभा का सदस्य चुना गया हूं, उस काशी में रविदास जी की स्मृति में एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में रविदास जी का वो भव्य स्थान, जैसे इन दिनों आप विश्वनाथ धाम को देख रहे हैं, वैसा ही भव्य संत रविदास जी का स्थान बनाने का संकल्प लेकर के मेरे लिए सौभाग्य है, मुझे ये सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। मैं आज संत रविदास जी के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। काशी के संत रविदास मंदिर को दलित वोटों का मैग्नेट कहा जाता है। हर पार्टी का नेता यहां आकर मत्था टेकता है। इस मंदिर का चुनाव पर कितना असर होता है, पहले यूपी की बात करते हैं, फिर पंजाब की बात बताएंगे। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, रविदासिया वोटर की डिमांड हर पार्टी को है। यूपी में 22% दलित आबादी है, जो राज्य का सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। दलित वोट बैंक जिधर शिफ्ट हुआ, जीत उसी पार्टी की होती है। यूपी का दलित वोट पहले कांग्रेस का फिक्स डिपॉजिट था, बाद में इसने हाथी की सवारी करनी शुरू कर दी। 2014 में दलित मोदी की ओर शिफ्ट हुए और उन्हीं के होकर रह गए। मोदी संत रविदास को मानते हैं, संत रविदास के भक्त मोदी को वोट करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 24% दलित वोट मोदी को मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी को 40% दलित वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 56% दलित वोट मोदी के फेवर में आ गए। यानी मोदी के लिए दलित वोटों का ग्राफ बढ़ता गया। इसका असर सीटों पर भी हुआ। 2007 में यूपी विधानसभा में 89 सीटें दलित समुदाय के लिए सुरक्षित थी। बीएसपी ने इनमें से 63 सीटें जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। 2017 में यूपी विधानसभा की 86 सीटें दलित समुदाय के लिए सुरक्षित थी। बीएसपी उनमें से सिर्फ 2 सुरक्षित सीट जीत पाई, जबकि बीजेपी ने 68 सीटें जीती। यूपी के पूर्वांचल में दलित वोटों का जोर ज्यादा है। सोनभद्र में 42%, कौशाम्बी में 36% और सीतापुर में 31% दलित वोटर हैं। आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, रायबरेली, हरदोई, प्रयागराज और सुल्तानपुर जिलों में भी दलित वोटर जीत और हार तय करते हैं। काशी के संत रविदास मंदिर में सबकी श्रद्धा है, इसलिए यहाँ से जो मैसेज निकलेगा उसका असर बहुत बड़ा होगा। 22% दलित वोट बैंक अपने आप में काफी ज्यादा महत्व रखता है। इसमें सबसे बड़ा ट्रेंड ये सामने आता है कि 22% दलित वोट बैंक जिस पार्टी की तरफ जाता है उसकी पोजीशन को काफी मजबूत कर देता है। माना यह जाता है कि पहले मायावती की तरफ दलित वोट बैंक का झुकाव रहा करता था, लेकिन मायावती अब पहले जितनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर नहीं रह गई हैं। यही वजह है कि दलित समुदाय अपने लिए एक नया नेता ढूंढने लगा है। 14, 17 और 19 के चुनाव में यह देखा गया है कि दलित वोट बैंक का झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ गया है। अगर 22 में भी ऐसा साबित होता है तो यकीनन ये ट्रेंड पर पूरी तरीके से मोहर लग जाएगी। काशी में ये वही स्थान है जो संत रविदास की जयंती के मौके पर मिनी पंजाब में बदल जाता है। रविदास जयंती के कारण ही चुनाव आयोग ने पंजाब चुनाव में मतदान की तारीख को 6 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया था, जिसके लिए सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। इससे रविदासिया समुदाय की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। पंजाब में रविदासिया दलित समुदाय के वोटर ज्यादातर दोआबा क्षेत्र में रहते हैं, जहां विधानसभा की 23 सीटें हैं। दोआबा में लगभग 61% दलित संत रविदास को मानने वाले रविदासिया समुदाय से हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी रविदासिया समुदाय के दलित हैं, जिन पर पंजाब में कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद टिकी है। यूपी के रविदासिया दलित मोदी के साथ हैं। प्रधानमंत्री पंजाब के रविदासिया दलित को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब के इलेक्शन बिल्कुल बदल जाएंगे। 20 तारीख को यूपी में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का यह वो इलाका है जिसे यूपी की यादव बेल्ट भी कहा जाता है, यानी यहां पर यादव वोट डिसाइडिंग फैक्टर है।
इसी को देखते हुए आज बीजेपी ने बहुत खास रणनीति के साथ योगी आदित्यनाथ को यहां कैंपेन के लिए उतारा। वो फिरोजाबाद से लेकर कन्नौज, इटावा के साथ साथ कासगंज भी गए, जबकि अमित शाह का फोकस मैनपुरी और औरैया पर रहा। लेकिन बात मैनपुरी की हो या कन्नौज की, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा लग रहा है यूपी में योगी आ रहे हैं। ये बीजेपी का दावा है तो अखिलेश का दावा है कि सरकार उनकी बनने जा रही है। किसके दावे में कितना दम है, तीसरे राउंड की पोलिंग से पहले सही कैलकुलेशन क्या है, इस रिपोर्ट को देखकर आपको पूरी बात पता चलेगी। पहले 2 चरणों का आरंभ है प्रचंड। रैलियों में जुट रहे मस्तकों के झुंड। 22 में कौन जीतेगा यूपी और जनता किसे देगी दंड। हर दल का दावा दमदार है, पूरा यूपी जीत लेने की हुंकार है। आखिर ये कौन सी लंगड़ी भिन्न है जिसके फॉर्मूले की हर पार्टी दावेदार है। आगे बढ़ने से पहले 2 चरणों का अर्थमैटिक देखिए, तीसरे चरण की केमिस्ट्री समझिए, फिर जादुई आंकड़े का अनुमान लगाइए। यूपी में कुल सीटें हैं 403, बहुमत के लिए चाहिए 202। पहले 2 चरणों में सीटें हैं 58 + 55 113। हालांकि सियासत में 2 दूनी 4 से ज्यादा 2 दूनी 5 की अहमियत है, मगर पहले चरण में जिस खेमे ने 100 सीटें जीत ली, समझिए आधा मैदान मार लिया। जबकि अभी आगे के 5 चरण बाकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए औरैया में थे। वहां उन्होंने ताल ठोक कर दावा किया, पहले 2 चरणों में सपा बसपा का सूपड़ा साफ, असली लड़ाई है 300 पार। आप लोगों को जानना है 2 चरण के चुनाव में क्या होने वाला है, जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ और भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है मित्रों, तेजी के साथ। और आज जब तीसरे चरण के प्रचार के लिए मैं आया हूं, लाखन सिंह जी को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, तब मैं आप सभी को कहता हूं कि फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। यही यूपी ने मुझे बताओ भाई, बोलो भारत माता की, मुझे बताओ भाई 2014 में कौन जीता? भाजपा जीती या नहीं जीती? 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में बाउंड्री लगाने का मौका है। लगाएंगे क्या? लगाएंगे क्या? मित्रों, सहारनपुर से आगरा तक हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का विजय ही विजय हो रहा है और यहां से तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। औरैया की सभा में अमित शाह ने एक बार फिर वही गुहार लगाई। मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए योगी जरूरी है, इसलिए बीजेपी को 2022 में यूपी जिताना जरूरी है, योगी को सीएम बनाना जरूरी है। कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2022 का चुनाव मोदी जी के हाथ मजबूत करने का चुनाव, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव। क्या कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे प्रत्याशियों को फिर से एमएलए बनाओगे और 300 पार कराओगे? मगर क्या ये इतना आसान है जितना अमित शाह बता रहे हैं, जैसे दावा कर रहे हैं?
तो पहले ये देखिए कि 2017 में क्या हुआ था। 2017 में पहले दो चरण की 113 में से 91 सीटें बीजेपी को मिली। बाकी बची 22 सीटें सपा, कांग्रेस अलायंस और बसपा के खेमे में गई। अगर इनमें तीसरे चरण की 59 सीटों के नतीजे भी जोड़ लें, जिनमें बीजेपी को मिली थी 49 सीटें और विरोधी खेमे में सपा को 8, बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। जाहिर है अगर बीजेपी के पक्ष में 2017 के पैटर्न पर ही वोटिंग हुई, सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, तो फिर तीसरे चरण के साथ ही योगी का सत्ता में आना सुनिश्चित हो गया है। योगी तीसरे चरण के प्रचार के लिए फिरोजाबाद में थे। वहां उनका दावा गृह मंत्री अमित शाह से जरा भी कमतर नहीं था। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 चरण के चुनाव के बाद आज प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को कल संपन्न हुआ है और मैं आपको आज यहां पर कह रहा हूं फिरोजाबाद में, क्योंकि फिरोजाबाद को तो सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और इसलिए मैं सच बोलने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान की रक्षा भी करेगी। सिपाही खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा बड़ा यादव खड़ा हो जाए, जनाधार यादव यादव सामने आ जाए, कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, अपने पराये का ध्यान न रखता हो, तो वह हरिओम यादव जैसे एक जनाधार वाले नेता को क्या सम्मान दे पाते। बात तीसरे चरण की चली है। दावे फिरोजाबाद और औरैया में किए गए हैं, इसलिए तीसरे चरण के सबसे बड़े सियासी पेच को समझना होगा। तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन 16 जिलों में 8 जिलों को जोड़कर यादवगढ़ बनता है, जिस पर सैफई परिवार का दबदबा माना जाता है। 2017 और 2019 की मोदी लहर में यह यादवगढ़ बुरी तरह ढह गया। 2019 के चुनाव में तो केवल अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह यादव ही संसद की चौखट देख पाए। आइए पहले यादवगढ़ के इन जिलों को जान लीजिए। कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया और इटावा। यादवगढ़ के इन 8 जिलों में कुल 29 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को 29 में से केवल 6 सीटें ही हासिल हो सकी। 1 सीट बीएसपी को मिली और बाकी की तमाम 22 सीटें बीजेपी बटोर ले गई। क्या बीजेपी 2022 में भी ये चमत्कार दोहरा पाएगी? बड़ा सवाल यही है। खुद अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसका असर पूरी यादव बेल्ट पर दिख सकता है? फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ यादवों के भगवान कृष्ण पर उनसे भी ज्यादा मजबूत दावा ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। हमारी सरकार जब आई तो हमने उस समय न केवल जन्माष्टमी के आयोजन को धूम धड़ाके के साथ मथुरा और वृंदावन में मनाने का कार्यक्रम किया, बल्कि ये भी कहा कि हर थाना, हर जेल में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पूरी भव्यता के साथ होने चाहिए। भगवान की पूरी लीला का गान देश के सामने, समाज के सामने आना ही चाहिए। सीएम योगी हो या अमित शाह, पूरी बीजेपी की निगाह इस वक्त यादव लैंड पर ही गड़ी है। शाह की 4 में से 2 रैलियां औरैया और मैनपुरी में थी, तो योगी की सभी रैलियां इसी इलाके में थी। कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज। कन्नौज वो इलाका है जहां से अखिलेश यादव सांसद रहे। उनकी पत्नी डिंपल एक बार हारी मगर दूसरी बार सांसद बनी। योगी ने कन्नौज की सभा में फिर समाजवादी राज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था का सवाल उठाया। अपराध के खिलाफ अपना सख्त रवैया याद दिलाया।
समाजवादियों के लिए सबका साथ और सेठई परिवार का विकास ही मात्र है। ये इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पहले लोग 5 साल पहले क्या स्थिति थी, प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, किसान खेत में जाने से डरता था। और भाइयों बहनों, थोड़ी छोटी बात को लेकर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कारोबार बंद रहता था। आज आप देख रहे होंगे कोरोना भी प्रदेश की रफ्तार को नहीं थाम रहा है। तीसरे चरण में ही बुंदेलखंड के 5 जिलों झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में वोटिंग है। इन 5 जिलों में 13 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में ये सारी 13 सीटें बीजेपी ने जीत ली। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी वो ये करिश्मा दोहराएगी, मगर यादवगढ़ में समाजवादी पार्टी दोबारा कब्जा कर सकती है, इसके इम्कान मौजूद है। फिलहाल फतेहपुर में रैली के लिए मौजूद अखिलेश यादव ने बीजेपी के तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा कि पहले 2 चरण में उनका गठबंधन जीतेगा। दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग बहुत आगे हैं और आगे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई है। जो मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 चरण के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि वो जनता में नहीं है और पूरा समर्थन समाजवादियों को दिया है जनता ने। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी जो रैली उत्तर प्रदेश में करा रही थी वो सरकारी पैसे से हो रही थी, पीडब्ल्यूडी से लेकर के तमाम विभाग लगे हुए थे। अब ये सुनने में आ रहा है कि बाहर से भीड़ बुलाई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया है, ये भीड़ जुटाने के लिए बाहर के लोग कर रहे हैं, और तब जब ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, उन्हें बताना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे आखिरकार कचहरी में हमला कैसे हुआ। वो लोग जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी पे हमला किया है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी के लिए शुरुआत के यही 3 चरण क्रूशल और टक्कर के हैं। इसके बाद अवध और पूर्वांचल की बारी है, जहां अकेले योगी पूरा मैदान मैनेज करने के लिए पर्याप्त है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं 20 के आगे जीत है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कल से स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे। हिजाब पर सबसे ज्यादा तनाव उडुपी में है और उडुपी से ही हिजाब विवाद उठा और पूरे देश में फैला। इस तनाव को खत्म करने के लिए आज उडुपी के प्रशासन ने कड़ा और बड़ा कदम उठाया। उडुपी के डिप्टी कमिश्नर और दूसरे पदाधिकारियों ने कई धार्मिक नेताओं के साथ आज बैठक की और इस बैठक में कई और जाने माने लोग भी शामिल हुए। बैठक में उडुपी के पीयू कॉलेज को खोलने पर भी बात की गई। डिप्टी कमिश्नर एम खुरमा राव के मुताबिक कॉलेज लेवल पर प्रिंसिपल और कुछ कमेटियों के साथ भी चर्चा की गई है। कमिश्नर ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को लागू करवाना शिक्षा संस्थानों की भी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया में एक डर बढ़ाने का कारोबार शुरू हुआ है कि अगले कुछ घंटों में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हजारों लोगों की जान चली जाएगी। सच्चाई यह है कि अगले 24 घंटे में, अगले 3 दिनों में, 1 हफ्ते के भीतर कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही। कुछ लोग वर्ल्ड वॉर के नाम पर आपको डरा रहे हैं, फर्जी खबरें फैला रहे हैं। सीधी और सच्ची बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जरूर बढ़ा है। पुतिन ने फौज भी तैनात की थी, मगर अब सेना वापस बुलानी शुरू कर दी है। तो क्या दुनिया भर में सिर्फ युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? इस खास रिपोर्ट से समझिए। ट्रेलर इतना विस्फोटक है तो युद्ध की पिक्चर कितनी भयावह होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टेंशन रूस और यूक्रेन के बीच है, घबराहट पूरी दुनिया को हो रही है, फिक्र इंडिया के लिए भी है। जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं, युद्ध की आहट तेज होती जा रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, संकेत तो ऐसे ही हैं। 1
एक तरफ रूस है जिसने पूरी तैयारी कर ली है, दूसरी तरफ यूक्रेन है जो पश्चिमी देशों के सहारे बैठा है। दिन हो या रात, पुतिन की सेना ने यूक्रेन से सटे इलाकों का आसमान लाल कर दिया है। धरती कांप रही है, बर्फीली जमीन के चीथड़े उड़ रहे हैं। पुतिन ने मार काट का पूरा प्लान बना रखा है। तस्वीरें गवाह हैं, दुनिया के इस कोने में तबाही का काउंटडाउन ऑन है। यूक्रेन की सेना हाई अलर्ट पर है। वहां के लोगों को भी 24/7 हमले की ट्रेनिंग मिल रही है। सिचुएशन कितनी टेंस्ड है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। अब तो यूक्रेन की 79 साल की महिलाएं भी हाथों में AK-47 लेकर पुतिन की आर्मी से लड़ने के लिए रेडी हो चुकी हैं। युद्ध की आहट के बीच रूस ने कुछ घंटों पहले ही ये तस्वीर जारी की है। सैनिकों की वापसी का वीडियो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कराया जा रहा है। रशियन टैंक्स वापस पटरी पर दौड़ने लगे हैं, अपने परमानेंट बेस की तरफ पहुंचने लगे हैं। रशियन आर्मी के चीफ स्पोक्स पर्सन ने खुद कैमरे पर आकर यह बात कही है। तो क्या मामला शांत हो गया है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा टल गया है? क्या अब दुनिया चैन की सांस ले सकती है? जवाब है नहीं। सोचिए, एक जमाना था जब कभी भाई भाई थे रूस और यूक्रेन। फिर आज इन दोनों भाइयों के बीच खून खराबे की नौबत क्यों आ गई है? आज इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे, क्योंकि दुनिया पर इस युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है। रशियन सैनिक अपने साजो सामान के साथ वापस लौट रहे हैं। वीडियो अच्छा है, मगर वीडियो के पीछे का सच चौंकाने वाला है। सैनिकों की वापसी तो बहाना है, पुतिन को लौटकर युद्ध के लिए ही आना है। यूक्रेन के एक आर्मी बेस में गोलियों से छलनी पुतिन की ये तस्वीरें बता रही हैं। क्रीमिया में पर्दे के पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। टाइम नोट कर लीजिए, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सिर्फ 48 घंटे, जी हां, पुलिस की फौज सिर्फ 48 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती है। अब इसकी तैयारी कैसे चली, पहले यह समझिए। यूक्रेन के बॉर्डर के पास रूस ने 100-200 नहीं, पूरे 1,30,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। यानी रूस की 70% फोर्स संभावित हमले के लिए रेडी है। 1,300 रशियन टैंक्स, 1,680 आर्टिलरी, 3,700 आर्मर्ड व्हीकल्स का जखीरा एक्टिव है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो 1,000-2,000 नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में पूरे 50,000 लोग या तो मारे जाएंगे या जख्मी होंगे। हमला कब और कैसे करना है, रूस के पास इसका पूरा प्लान रेडी है। रूस की 100 बटालियन तैनात हैं, हर बटालियन में 900 सैनिक हैं। इसके लिए रूस अपनी स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट स्पेत्सनाज को उतार सकता है। स्पेत्सनाज की हर यूनिट में 250 से 300 फाइटर्स हैं। इसके अलावा बेलारूस में 2 हाईटेक S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। यूक्रेन की सीमा के पास 5 युद्धपोत और नेवी की भी तैनाती है।
अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के शुरुआती हमले बेहद घातक होंगे। रूस यूक्रेन की सेना के आपसी संवाद को खत्म करने के लिए साइबर अटैक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक अटैक करेगा। इसके बाद रूस की कोशिश यूक्रेन की प्रमुख नदी की क्रॉसिंग पर कब्जा करने की होगी, जिससे यूक्रेन के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसी प्लान के तहत रूसी सेना यूक्रेन की नदियों पर बने पुलों को भी नष्ट कर सकती है। खतरा बड़ा है, इसलिए अमेरिका ने भी अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। We train every day. हम हर रोज ट्रेनिंग करते हैं और हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। As 82nd Airborne. मेरे पिता ने कई युद्ध लड़े हैं और मैं भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। संभावित रूसी हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन के आम लोगों ने भी कमर कस ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आम लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर बंदूकों के जरिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। इसके बाद प्रादेशिक रक्षा बल की स्थापना की गई थी। यूक्रेन के आम लोग इसी संगठन के जरिए सेना के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के कई शहरों में प्रादेशिक रक्षा बलों ने सैन्य अभ्यास में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स पर लिखा है, जानिए कि आज अपने घर की रक्षा कैसे करें। मुझे न तो स्पोर्ट्स में कोई अनुभव है और न ही मार्शल आर्ट्स में कोई एक्सपीरियंस है। मैं बहुत शांति प्रिय हूँ। मैं हर रोज कुकिंग करके अपना समय बिताती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें खुद भी दुश्मनों के खिलाफ खड़ा रहना होगा और इसके लिए मुझे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। इन लोगों को स्ट्रीट पेट्रोलिंग या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में लगाया जा सकता है। इस इलाके में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं और हमें उनकी सुरक्षा करनी होगी। इन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग देकर हम दुश्मनों के इरादों को नाकाम कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।